उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। यस बॉस, वो सीधे बार से वहां गए हैं और अभी तक अंदर हैं। टॉमी निगरानी कर रहा है, गवर्नर ने कहा और फिर दूसरी तरफ से बात सुनने लगा। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ ग्राहकों की बातचीत की वजह से इमरान तक ना पहुंच पा रही थी। नहीं बॉस, इस कोठी के उकब में कोई गली नहीं, दूसरी कोठी का उकब उसके साथ मिला हुआ है, सिर्फ वाइट का रास्ता है। गवर्नर ने कहा ठीक है बॉस, हम दोनों ख्याल रखेंगे। गवर्नर ने कहा। उसके साथ ही रिसीवर रखकर वो वापस मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने पलट कर इमरान या किसी और की तरफ देखने की जरूरत ना समझी और इमरान समझ गया कि ऐसे कामों में ये लोग बिल्कुल ही अनाड़ी हैं, सीधे साधे मार दाढ़ वाले टाइप के मुजरिम। प्लीज $1 मुझे। काउंटर गर्ल ने फोन से फारिग होते हुए इमरान की तरफ मुतवज्जा होकर कहा और इमरान ने बड़े मुतमईन अंदाज में जेब से $5 का नोट निकालकर लड़की की तरफ बढ़ा दिया और फिर रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, हार्पर स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी। कंकॉर्ड बोल रहा हूँ, मेरे आदमी पहुंच गए हैं। इमरान ने बड़े सादा से लहजे में कहा। ओ नहीं जनाब, क्या इन्होंने आना है? दूसरी तरफ से हार्पर ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, वो वहां पहुंच रहे हैं, ख्याल रखना, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। हार्पर नाराक में X2 का नुमाइंदा था और चूंकि इमरान ने अपना कोड नाम ननकाट रखा हुआ था, अल्फ्रेड हाउस हार्पर का ही अड्डा था, इसलिए इमरान ने मुनासिब समझा कि उसे अपने साथियों के पहुंचने की इतला कर दे ताकि किसी भी गड़बड़ की सूरत में काम को संभाल सके। बकाया रकम लेकर इमरान वापस चल पड़ा। बाहर निकलकर उसने इधर उधर देखा और फिर करीबी एक स्टॉल की तरफ बढ़ गया। गवर्नर उसे नीली कार में बैठा हुआ नजर आ गया। इमरान ने एक अखबार खरीदा और इत्मीनान से चलता हुआ अपनी कार की तरफ बढ़ गया, लेकिन कार में बैठने की बजाय उसने अखबार कार के बोनट में फैलाया और बड़े इत्मीनान से पढ़ने में मसरूफ हो गया। अभी वो अखबार के 2 सफ़े ही पढ़ सका था कि उसने 2 कारों को कोठी की दीवार के करीब रुकते हुए देखा। इन कारों में से 4 अफराद बाहर आए, लेकिन ये नए लोग थे। ब्लू रिबन में ईगल ग्रुप के आदमियों में से ना थे, क्योंकि वहां ब्राउन को थप्पड़ लगने के बाद उसके साथियों ने चूंकि रिवॉल्वर निकाले थे, इसलिए इमरान उन्हें पहचानता था। इमरान की कार एक साइड पर होने के साथ साथ एक दरख्त की ओट में थी, इसलिए इमरान इत्मीनान से खड़ा उन्हें देखता रहा। लेकिन ईगल ग्रुप के अफराद की बजाय वो नए ग्रुप लोगों को देखकर सोचने लगा कि ये कौन हो सकते हैं। उसी लम्हे एक कार भी उनके करीब आकर रुक गई। उसमें से एक लंबा तड़ंगा आदमी बाहर निकला और उसे देखते ही इमरान समझ गया कि ये ड्रैगन है। ड्रैगन क्लब का मालिक टेरी है, कि क्योंकि पी ग्रुप बनाकर सबसे पहले उन्होंने इसी बार पर जाकर उधम मचाया था और टेरी की सफदर ने अच्छी खासी पिटाई की थी। टेरी के बाहर आते ही पहली 2 कारों में से निकलने वाले 4 अफराद उसके करीब पहुंच गए। उसी लम्हे गवर्नर अपनी कार से निकलकर तेजी से सड़क क्रॉस करके टेरी की तरफ बढ़ गया। इसने टेरी से जाकर कोई बात की तो टेरी ने सर हिला दिया और अपने साथियों को इशारा किया। इसके साथ ही वापस अपनी कारों की तरफ दौड़े और उन्होंने कारों में से अजीब साख्त की गनें बाहर निकाली तो इमरान के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट ऊपर आई। इन गनों को देखते ही वो समझ गया कि वो लोग क्या करने वाले हैं। ये गनें बेहोश कर देने वाले शेरों को दूर तक फेंकने के काम आती थी और दूसरे लम्हे वो सब अफराद सिवाय गवर्नर और टेरी के उछलकर कारों की छतों पर चढ़े और उन्होंने कोठी के अंदर रुक करके फायर कर दिया। ठक ठक की आवाजें उभरी और उसके साथ ही वो सब उछलकर नीचे उतर आए। उन्होंने गने वापस कारों के अंदर रख दी। चूंकि बर्कली स्ट्रीट एक अलग थलग रिहायशी कॉलोनी थी, इसलिए आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी। और जो कारें इस दौरान वहां से गुजर रही थी तो उन्होंने नाराग के मखसूस कल्चर के मुताबिक किसी किस्म की मुदाखलत ना की, क्योंकि नाराग के शहरियों को ये आदत थी कि वो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। शहरी और उसके साथ ही खामोश खड़े रहे और टेरी हाथ उल्टा कर कलाई पे बंधी घड़ी पर वक्त देखता रहा और फिर चंद लम्हों बाद उसने अपने एक साथी को इशारा किया तो वो किसी बंदर की तरह उछलकर पहले कार की छत पर चढ़ा और दूसरे लम्हे वो दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद किया। उसके बाद जाहिर है फाटक खुलना था चनाचा। फाटक खुला और टेरी और उसके साथी अंदर दाखिल हो गए। इन साहब के हाथ अपने अपने कोट की जेबों में थे और बेहद मोहतात नजर आ रहे थे। इमरान उनकी सारी गेम समझ गया कि वो इन्हें बेहोश करने के बाद या खामोशी से ख़त्म करना चाहते थे या फिर अगवा करना चाहते थे। लेकिन ब्राउन और जैकी की बजाय टेरी को क्यों भेजा गया है, ये सवाल अभी अपनी जगह मौजूद था, लेकिन जाहिर है यहाँ खड़े खड़े तो वो सिर्फ सोच ही सकता था। थोड़ी देर बाद वो सब बाहर निकले तो इनके चेहरों पर खासी परेशानी के आसार नुमाया थे और फिर इमरान के देखते ही देखते वो सब कारों में सवार हुए और तेजी से वापस मुड़ गए। गवर्नर भी अपनी
کار کی طرف کیا اور پھر جیسے ہی اس کی کار واپس مڑی عمران نے بڑے مطمئن انداز میں اخبار طے کر کے پچھلی سیٹ پر پھینکا اور کار میں بیٹھ کر اسے واپس موڑ دیا۔ وہ خاصا فاصلہ دیکھ کر ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ برکلے اسٹریٹ کے دوسرے چوک پر ٹیری اور اس کے ساتھیوں کی کاریں ایک سائٹ پر موجود 4 کاروں کے قریب جا کر رکی تو عمران نے بھی ایک زیر تعمیر عمارت کی سائڈ میں کار روک دی اور نیچے اتر کر وہ دیوار کی اوٹ سے ان کاروں کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے پہلے موجود کاروں میں براؤن اور جیکی کی جھلک نظر آ گئی تو وہ سارا کھیل سمجھ گیا کہ جیکی اور براؤن نے خود سامنے آنے کی بجائے شہری کو اس لیے آگے کیا ہے تاکہ کوٹھی کی نگرانی ہو رہی ہو تو وہ نظروں میں نہ آئے۔ تھوڑی دیر بعد جب تمام کاریں آگے بڑھ گئی تو عمران نے دوبارہ اپنی کار ان کے پیچھے ڈال دی۔ وہ بڑے محتاط انداز میں تعاقب کر رہا تھا۔ سارا کھیل تمہاری وجہ سے چوپٹ ہو گیا ہے، تمہارے آدمیوں کو پتہ ہی نہیں چلا اور وہ لوگ نکل گئے، اب ان کا ڈھونڈنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ جیکی نے بری طرح ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت ایگل گروپ کے فارم والے اڈے جیسے لارڈ ہاؤس کہا جاتا تھا موجود تھے۔ ٹیری بھی اپنی ساتھیوں کو واپس بھیج کر ان کے ہمراہ آ گیا تھا۔ میڈم، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم لوگ سیدھے سادے کام کرنے والے ہیں، اگر آپ درمیان میں نہ آ جاتی تو میں ان لوگوں کو بار سے نکلنے ہی نہ دیتا۔ براؤن نے شرمندہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میڈم، آپ ہمیں وقت دیں، میں انہیں تلاش کر لوں گا۔ ٹیری نے کہا۔ کیسے تلاش کرو گے؟ وہ لوگ میک اپ میں تھے اور میک اپ بدل سکتے ہیں، جیکی نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ انہوں نے یہ کوٹھی کرائے پر لی ہے، وہاں موجود کاریں بھی کرایہ پر حاصل کی گئی ہیں، اس کمپنی سے کوئی کلو مل سکتا ہے، معمولی سا کلو بھی مل گیا تو میں انہیں پاتال سے بھی گھسیٹ لاؤں گا، ٹیری نے کہا۔ اوہ گڈ، واقعی یہ کلو مل جائے گا، یقیناً مل جائے گا، لیکن ٹھہرو، میں پہلے چیف باس سے بات کر لوں، جیکی نے کہا۔ بالکل، چیف باس سے آپ بات کر لیں، اس کے بعد جیسے حکم ہو ہم حاضر ہیں، ٹیری نے کہا۔ براؤن لانگ رینج ٹرانسمیٹر لے آؤ، جیکی نے براؤن سے مخاطب ہو کر کہا اور براؤن سر ہلاتا ہوا کرسی سے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میڈم، ایک عرض کروں اگر اجازت ہو تو، ٹیری نے براؤن کے کمرے سے جاتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے، جیکی نے چونکتے ہوئے کہا۔ میڈم، اگر آپ حکم دیں تو براؤن اور اس کے ساتھیوں کو چارے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹیری نے جواب دیا۔ چارے کے طور پر؟ وہ کیسے؟ جیکی نے اور زیادہ چونکتے ہوئے پوچھا۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں میڈم، وہ لوگ ایگل گروپ کی طاق میں ہیں، اگر ہم ان کی خفیہ نگرانی کریں تو ان کا پتہ چل سکتا ہے، ٹیری نے کہا۔ ہاں، تمہاری بات درست ہے، ٹھیک ہے، میں چیف باس سے بات کرنے کے بعد اس سلسلے میں کوئی ہدایات دوں گی، جیکی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن میڈم، اس کا علم براؤن اور اس کے ساتھیوں کو نہ ہو تبھی بات بن سکے گی، ٹیری نے دبے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں، جیکی نے آنکھیں جھپکا کر کہا۔ اسی لمحے براؤن کمرے میں داخل ہوا، اس نے لانگ رینج ٹرانسمیٹر اٹھایا ہوا تھا، اس نے ٹرانسمیٹر لا کر جیکی کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ جیکی نے جلدی سے ہیڈ کوارٹر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر بٹن دبا دیا، ٹرانسمیٹر سے ٹو ٹو کی مخصوص آوازیں نکلنے لگی۔ ہیلو میڈم، جیکی کالنگ چیف باس، اوور، جیکی نے تیز لہجے میں کہا۔ یس چیف باس اٹینڈنگ فرام ہیڈ کوارٹر، اوور، چند لمحوں بعد ہنری کی آواز ٹرانسمیٹر سے نکلی۔ چیف باس، عمران اور اس کے ساتھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، اوور، میڈم، جیکی نے کہا۔ تفصیلی رپورٹ دو میڈم، اوور۔ دوسری طرف سے ہنری کا لہجہ یکلخت خشک ہو گیا اور جیکی نے شروع سے اب تک ہونے والی تمام کارروائی کی تفصیل بتا دی۔ تمہاری اس رپورٹ کے مطابق مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ آدمی یقیناً عمران ہے، اور میری بات سنو، تم تو اسے تلاش کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہو جو کہ تم خود اس کی نگرانی میں ہوگی، اور ہو سکتا ہے تم اس وقت جہاں سے بول رہی ہو اس کے گرد عمران اور اس کے ساتھیوں نے گھیرا ڈال رکھا ہو۔ ویسے میں بھی تمہیں ٹرانسمیٹر کی بجائے ٹیلی فون استعمال کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ٹرانسمیٹر کال کیچ ہو سکتی ہے۔ اور اب میری ہدایت سن لو، اب ایگل گروپ کو واپس ہیڈ کوارٹر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں عمران اور اس کے ساتھیوں کی یہ پلاننگ اب اس طرح ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ ایگل گروپ کے روپ میں ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو ہی نہ سکیں۔ البتہ اگر تم واپس آنا چاہتی ہو تو آ جاؤ، باقی میں خود دیکھ لوں گا، اوور، ہنری نے انتہائی خشک لہجے میں کہا۔ نہیں، میں عمران کو ختم کیے بغیر واپس نہیں آ سکتی، اوور، میڈم، جیکی نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، پھر ایسا کرو کہ ٹیری کو استعمال کرو، وہ ایسے معاملات میں ماہر ہے، اور جب تک عمران اس کے ساتھیوں کا خاتمہ نہ ہو جائے تم بھی ہیڈ کوارٹر واپس نہ آنا، اوور، ہنری نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایگل گروپ کے باقی آدمی جو وہاں موجود ہیں ان کا کیا ہوگا، اوور، جیکی نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ انہیں بھی میں ابھی واپس بھیج دوں گا اور ہیڈ کوارٹر کی نگرانی کے لیے نیا گروپ منگواؤں گا جس کا سوائے میرے اور کسی کو علم نہ ہوگا۔ اور سنو، عمران انتہائی شاطر اور چالاک آدمی ہے، اس لیے تم پوری طرح ہوشیار رہنا اور مجھ سے بات کیے بغیر واپس ہیڈ کوارٹر نہ آنا، تاکہ کہیں وہ تمہاری جگہ اپنی عورت نہ بھیج دے، اوور اینڈ آل، ہنری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ میڈم، جیکی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے بٹن آف کر دیا۔ دیکھا براؤن، تمہاری حماقت کا یہ نتیجہ نکلا ہے، بہرحال اب تم آزاد ہو، میں اب تم سے علیحدہ رہوں گی، اور ٹیری، تم بھی ان کی نظروں میں آ چکے ہو، اس لیے اب تمہیں بھی استعمال نہیں کروں گی بلکہ میں خود اس گروپ سے ٹکراؤں گی۔
जैकी ने इंतहाई गुस्सेले अंदाज में कहा और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आपको मैं ड्रॉप कर दूं? टेरी ने उठकर पीछे आते हुए कहा। हाँ तो मुझे शहर में ड्रॉप कर दो, जैकी ने कहा और दरवाजे से बाहर निकल आई। इसका मूड सख्त ऑफ हो चुका था। इमरान अब उसकी अना के लिए चैलेंज का दर्जा इख्तियार कर गया था, इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि अब जब तक इमरान को अपने हाथों से कत्ल नहीं करेगी चैन से ना बैठेगी। थोड़ी देर बाद वो टेरी के साथ कार में बैठी लॉर्ड हाउस से निकली और शहर की तरफ रवाना हो गई। मैडम अगर आप चाहें तो मैं आपसे अलहदा रहकर भी आपकी मदद कर सकता हूँ, टेरी ने सहमे हुए लहजे में कहा। मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं, मैं पावरलैंड की डायरेक्टर हूँ। मुझ में इतनी ताकत है कि मैं बगैर किसी की मदद के इन लोगों को कुचल दूं और तुम मुझे सिर्फ शेरटन होटल के सामने उतार दो, जैकी ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। और टेरी खामोश हो गया। शहर में दाखिल होकर वो सीधा शेरटन होटल की तरफ बढ़ गया। फिर उसने शेरटन होटल के सामने कार रोक दी। तुम्हारे पास कितनी रकम है? इन कैश है, जैकी ने कार रुकते ही पूछा। जितनी आप हुक्म करें मैडम, टेरी ने मौतमाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। तुम मेरे नाम नॉर्थ साउथ बैंक में अकाउंट खुलवा कर इसमें भारी रकम ट्रांसफर करा दो, मैं वहां से निकलवा लूंगी, जैकी ने कहा और कार ने उतरकर होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ गई। टेरी ने कार आगे बढ़ा दी। सारा खेल ही खराब हो गया, अब नए सिरे से प्लानिंग करनी पड़ेगी, इमरान ने कुर्सी पर ढेर होने की सूरत में बैठते हुए कहा। क्या मतलब, क्या खेल खराब हुआ है? जूलिया और बाकी साथियों ने चौंकते हुए पूछा। वो सब इस वक्त नए मेकअप में अल्फ्रेड हाउस में मौजूद थे। इमरान भी वहां पहुंचा था। हेनरी को जरूरत से ज्यादा ही सहीन वाकया हुआ है और जैसे कि मेरा ख्याल था कि वो और जैकी मुझे पहचान गई थी, चनाचा ट्रांसमीटर कॉल कैच होने से हेनरी को सारी प्लानिंग मेरे सामने आ गई। हेनरी ने ईगल ग्रुप के ही हेडक्वार्टर से छुट्टी करा दी है, इसलिए अब ईगल ग्रुप के मेकअप में वहां जाना बेसूद है। इमरान ने अब तक की तफसील बताने के साथ जैकी और हेनरी के दरमियान होने वाली ट्रांसमीटर कॉल की तफसीलात भी बता दी। इस ट्रांसमीटर कॉल से तो यही पता चलता है कि जैकी हेनरी के लिए खास अहमियत रखती है, क्योंकि ना हम इस जैकी से हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात हासिल करके इस पर बराह रास्त रेड करते हैं, सफदर ने कहा। मैं भी अब इस लाइनिंग पर सोच रहा हूँ। वैसे अब हेनरी चौकन्नी हो गई है, इसलिए अब हमारी ये प्लानिंग कि हम इसकी नज़रों में आए बगैर हेडक्वार्टर में दाखिल हो जाए नामुमकिन है। और मुझे तो ये भी यकीन है कि हेनरी ने जैकी को भी सही नहीं बताया होगा कि वो अब क्या करना चाहता है। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। कुछ भी हो, अब भी जैकी मेरे ख्याल में खासी अहमियत रखती है, उसे कम से कम हेडक्वार्टर के अंदरूनी सूरत हाल का तफसील से पता हो सकता है, जूलिया ने कहा। हाँ वाकई इसका तो मुझे ख्याल ही ना रहा था। अच्छा तो फिर जूलिया और सफदर दोनों जैकी को डील करो, उसे अगवा करके यहाँ ले आओ, फिर उससे जो मालूमात हासिल करो ये तुम्हारी मर्जी होगी। वो शेरटन होटल के कमरा नंबर 130 दूसरी मंजिल पर रिहाइश पसीर है। अभी थोड़ी देर बाद उसने कमरा लिया है, लेकिन इंतहाई मोहतात रहना, वो खासी होशियार औरत आ रही है नजर, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इसकी सारी होशियारी और चालाकी उसकी नाक के रास्ते से निकाल दूंगा, तुम फिक्र ना करो, जूलिया ने इमरान की तवक्को के ऐन मुताबिक जवाब दिया और इमरान मुस्कुरा दिया। अब आपका क्या प्रोग्राम है? कैप्टन शकील ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। मैंने एक और प्रोग्राम सोचा है। हेनरी ने जैकी को मशवरा दिया है कि वो टेरी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करे। इससे जाहिर है कि वो टेरी से ना सिर्फ खासा मुतासिर है बल्कि उसकी नज़रों में टेरी की अहमियत भी है। इसलिए मेरा ख्याल है मैं कैप्टन शकील और तनवीर जाकर उस टेरी को टटोले, हो सकता है क्योंकि काम की बात हाथ लग जाए, इमरान ने कहा। बिल्कुल ठीक है, ये अच्छा प्रोग्राम है, कैप्टन शकील और तनवीर ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। ओके फिर तुम दोनों मकामी गुंडों जैसा मेकअप कर लो, मैं भी मेकअप कर लेता हूँ ताकि काम जल्द से जल्द निपटा जा सके। जूलिया और सफदर ने भी बदले हुए मेकअप में जाना, क्योंकि अब ब्राउन का ग्रुप अपने तौर पर इंतकामी कार्रवाई के लिए हमें तलाश करेगा, इमरान ने कहा और मुलिका बाथरूम की तरफ बढ़ गया। जूलिया और सफदर भी सर हिलाते हुए उठे और कमरे से बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद इमरान, कैप्टन शकील और तनवीर तीनों मकामी गुंडों के मेकअप में अल्फ्रेड की मुहैया की हुई कार में बैठे ड्रैगन बार की तरफ उड़े चले जा रहे थे। ड्राइविंग सीट पर इमरान था, जबकि इसके साथ वाली सीट पर कैप्टन शकील और पिछली नशिस्त पर तनवीर अकेला विराजमान था। इमरान साहब, टेरी को मैं संभालूंगा, कम से कम इतना काम तुम आप हमारे जिम्मे लगा दिया करें, तनवीर ने अचानक बोलते हुए कहा। लेकिन तुम दूध की बोतल और नैपकिन वगैरह तो साथ नहीं ले आए, फिर संभालोगे कैसे? इमरान ने बड़े मुड़े बगैर जवाब दिया और कैप्टन शकील भी इख्तियार हंस दिया। क्या मतलब? तनवीर ने चौंकते हुए पूछा। वो शायद इमरान की बात का मतलब ना समझ सका था। संभाला बच्चों को ही जाता है, अब तो माँ बच्चों को संभालती है, या माँ तो जाहिर है तुम हो ही नहीं सकते, वरना मुझे जूलिया का नाम टेरी की वल्दियत खाने में लिखवाना पड़ेगा। आया ही हो सकती है, और आया के पास वो बोतल और नैपकिन वगैरह तो बहरहाल होते ही हैं, इमरान ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। आपसे बात करना तो मुसीबत बन गया है, तनवीर ने झुल्लाए हुए लहजे में कहा। वैसे मुझे खुशी है तनवीर के गुंडी का मेकअप करते ही तुम तहजीब में आ गए हो, वरना मुझे तो तुमसे कम बात नहीं
ورنہ تو मुझे तो तुमसे कम बात नहीं किया करते थे। अब कम से कम आप तो कह रहे हो, बेफिक्र रहो, टेरी और तुम्हारा जोड़ ही होगा। हम तो अब उखाड़े के बूढ़े खलीफा की तरह सिर्फ फैसले तक ही रह जाएंगे। क्यों शकील? इमरान ने कहा और कैप्टन शकील ने हंसते हुए सर हिला दिया। वैसे मेरी तो तजवीज़ है कि आप मुझसे अलहदा रहकर सिर्फ तमाशा देखें, ऐसे ही टेरी के सामने आऊँगा। तनवीर ने खुश होते हुए कहा और तुमने टेरी से पूछना क्या है? इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में पूछा। टेरी से पूछना? क्या पूछना है? बस यही पूछूंगा कि वो गड़बड़ा कर रुक गया, क्योंकि वाकई उसे ये मालूम ही ना था कि वो लोग टेरी से क्या पूछने जा रहे हैं। तनवीर के जहन में तो बस इतना ही था कि टेरी की हड्डियां तोड़ेगा और बस, इससे ज़्यादा तो उसने सोचा ही ना था। कि हेलो मिस्टर टेरी, आपकी उम्र कितनी है? मुंह में दांत कितने हैं? कौन सा रंग पसंद है? फिल्में कौन कौन सी देखी हुई हैं? बचपन में शरारत का कोई खास वाक़या? शादी कब की? शादी के वक्त बारात में कितनी कारें थी? वगैरह वगैरह। इमरान ने तनवीर का फिक्रा पूरा करते हुए कहा और इस बार कैप्टन शकील के साथ साथ तनवीर खुद भी हंस पड़ा। इमरान साहब, वाकई ही आपके बगैर गुजारा नहीं होता। ठीक है, इकट्ठे ही चलेंगे, तनवीर ने शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा, लेकिन खर्चा गुजारा तुम्हें अदा ना कर सकूंगा। ऐसा ना हो कि किसी अदालत में धावा किए खड़े हो कि मुझे शौहर से खर्च गुजार दिलाया जाए। इमरान ने कहा, पहले आप सुपर फ्याज से तो खर्च गुजारा वसूल कर लें, फिर बात करेंगे। तनवीर ने खूबसूरत अंदाज में तंज करते हुए कहा और इमरान बेख्तियार कहका मारकर हंस पड़ा। वाह, बहुत खूब तनवीर, वाकई ही मेकअप तुम्हारे अंदर जादू के असरात रखता है। तहसीब भी आ गई और हासिर दिमागी भी। उसे मुस्तकिल अपना लो प्लास्टिक सर्जरी के लिए, लेकिन एक बात है, जूलिया नज़दीक नहीं आएगी, वो वैसे ही गुंडों से एलर्जिक रहती है। इमरान ने हंसते हुए कहा, वो पहले कौन सी हाथ आ रही है? वो तो आप पर मरती है, अहमक कहेंगी। तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया, अहमकों पर अहमक ही मरते हैं। तुम अगर चाहो तो किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर पर हाथ डालो, कोई बूढ़ी सी फलसफे की प्रोफेसर यकीनन ऐसी ही निकल आएगी जो तुम्हारे साथ जचेगी। इमरान ने फौरन ही जवाब दिया, इमरान साहब, अब आप तनवीर को खुदकुशी का मशवरा तो ना दें, आखिर हमारा साथी है और हम उसकी ज़िंदगी की ज़रूरत है। इस बार कैप्टन शकील ने कहा। तनवीर ने इमरान और दोनों हंस पड़े। उसी लम्हे इमरान ने कार ड्रैगन बार के अहाते में मोड़ दी और पी ग्रुप के मेकअप में, चूंकि पहले ही वो यहाँ आ चुके थे इसलिए वो इसके महल्ले वकू को अच्छी तरह जानते थे। इमरान ने कार एक साइड पर रोकी और वो तीनों इकट्ठे ही कार से नीचे उतरे और फिर बार के मेन गेट की तरफ चल पड़े। इमरान आगे था जबकि कैप्टन शकील और तनवीर इससे एक कदम पीछे था। हाल में इस वक्त खासा रश था और मंशियात की बू से पूरा हाल भरा हुआ था। एक तरफ काउंटर में एक भारी जिस्म का पहलवान नुमा आदमी खड़ा हुआ था। टेरी से कहो कि जॉनसन अपने दोस्तों के साथ इससे मिलने आया है। इमरान ने करीब जाकर बड़े गुंडे जैसे लहजे में कहा, जॉनसन? क्या तुम्हारा नाम जॉनसन है? काउंटरमैन ने गौर से इमरान की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम अपने बाप को रख लो तो मुझे कोई एतराज नहीं, बशर्ते तुम्हारी माँ अपनी जवान भी हो और खूबसूरत भी। इमरान ने गुंडों जैसे अंदाज में जवाब दिया, तुम्हारी ये जुर्रत? काउंटरमैन ने तो गुस्से से पागल सा हो गया। उसने बिजली की सी तेजी से काउंटर के खाने से रिवॉल्वर निकाला, लेकिन दूसरे लम्हे इमरान का मुक्का उसके हाथ पर पड़ा और रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। जॉनसन के सामने हथियार निकालने के बाद तुम दूसरा सांस नहीं ले सकते, समझे? और दूसरा सांस तुमने इसलिए ले लिया कि मैं टेरी की बार में कोई हंगामा नहीं करना चाहता। उसे बताओ कि जॉनसन आया है, इमरान ने खा जाने वाले लहजे में कहा और काउंटर में चंद लम्हे तो खड़ा होंठ काटता रहा। उसे शायद यकीन ना आ रहा था कि उसके हाथ से इस तरह रिवॉल्वर भी निकल सकता है। क्या बात है, यहाँ मेरा नाम कौन ले रहा है? अचानक राहदारी में से टेरी की गूंजदार आवाज़ सुनाई दी और दूसरे लम्हे टेरी खुद राहदारी के सिरे पर नमूदार हो गया। उसने शायद इमरान की बात राहदारी में ही सुन ली थी। बॉस, ये साहब कह रहे हैं कि वो जॉनसन है, आपको इत्लाह कर दूं। काउंटर मैंने बुखलाए हुए अंदाज में इमरान की तरफ इशारा करते हुए कहा, जॉनसन? लेकिन टेरी ने चौंक कर इमरान की तरफ देखते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे इमरान को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मिस्टर टेरी, तो मुझे ना नाम से जानते हो ना शक्ल से, इसलिए पहचानने के लिए दिमाग पर जोर देने की ज़रूरत नहीं। वैसे तारुफ के लिए इतना बता दूं कि साउथ नॉर्थ के इलाके में जॉनसन का नाम सुनते ही बड़े बड़ी चौकड़ी भूल जाते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने जानबूझकर एक दूर दराज इलाके का नाम ले लिया, साउथ नॉर्थ। ओह, तो तुम्हारा ताल्लुक साउथ नॉर्थ से है, टेरी ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ, और हम तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा काम लेकर आए हैं। हमें तुम्हारी टिप मिली थी, अगर तुम दफ्तर में वक्त दो तो, इमरान ने मानी खेस लहजे में कहा। काम? बड़ा काम? ओह ठीक है, आओ आओ मेरे साथ। वैसे भी तुम मेहमान हो और टेरी मेहमानों को वक्त ना दे, ये कैसे मुमकिन है? टेरी ने सर हिलाते हुए कहा और वापस राहदारी की तरफ मुड़ गया। इमरान उसके साथी भी उसके पीछे चल पड़े।
टेरी का दफ्तर वाकई ही खासा शानदार और बारूब था। बैठो, पहले ये बताओ क्या पियोगे? टेरी ने उन्हें कुर्सियों पर बैठने का इशारा करते हुए खुद मेज के पीछे रखी हुई बड़ी कुर्सी संभालते हुए कहा, पीने पिलाने की बात बाद में होगी। मेरा असूल है पहले काम भी बाकी बातें। अलबत्ता पहले ये बताओ कि ये जगह कितनी महफूज है। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में आगे की तरफ झुकते हुए कहा, ये जगह, ये टेरी का दफ्तर है मिस्टर जॉनसन। यहाँ मेरी इजाजत के बगैर मक्खी भी दाखिल नहीं हो सकती। टेरी ने बड़े फाखिराना लहजे में कहा, दाखिले की बात छोड़ो, यहाँ से आवाज तो बाहर नहीं जाती। दरअसल मामला बहुत ऊंचा है, हो सकता है तुम्हारे तस्वुर से भी ज्यादा ऊंचा हो, इसलिए कह रहा हूँ। इमरान ने कहा, ओ अच्छा, तो फिर मैं इसे साउंड प्रूफ कर देता हूँ। टेरी ने कहा और झुककर मेज के नीचे हाथ डाला तो इस तरह खड़ाक की आवाज उपरी जैसे उसने किसी लीवर को गिराया हो। दूसरे लम्हे सरर सरर की तेज आवाजों के साथ कमरे की चारों दीवारों पर आवाज जज्ब कर लेने वाली धात की चादरें सी गिर गई और वाकई कमरा मुकम्मल तौर पर महफूज हो गया। अब ठीक है, वाकई हम दुरुस्त जगह पर आए हैं। इमरान ने यूं तवील सांस लेते हुए कहा जैसे वो टेरी के इन इंतजामात से खासा मरूब हो गया हो। हाँ, अब बताओ क्या चक्कर है? तुमने मेरे दिल में खासा इश्तियाक पैदा कर दिया है। टेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, पावरलैंड के हेडक्वार्टर से वाकिफ हो? इमरान ने यकलख्त कहा, क्या कह रहे हो? पावरलैंड? टेरी उसी बुरी तरह उछला कुर्सी से मत नीचे गिरते गिरते बचा, तुम्हारे इस चौंकने से जाहिर हो रहा है कि तुम जानते हो। ठीक है, तो फिर तुम उसके इंचार्ज हेनरी को भी जानते होगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम कैसी बातें कर रहे हो? असलियत बताओ, तुम कौन हो? टेरी का लहजा सख्त हो गया और उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता मेज के किनारे की तरफ खिसकने लगा। असलियत बता देता हूं, लेकिन अपना हाथ पीछे कर लो, वरना ये हाथ टूट भी सकता है। इमरान ने यकलख्त उसके हाथ पर कलाई की सी ज़रब लगाते हुए कहा और फिर उससे पहले कि टेरी संभलता, अचानक इमरान ने उसके गिरिबान में हाथ डाला और दूसरे लम्हे टेरी कुर्सी से उठता हुआ एक साइड पर जा गिरा। इमरान उसे उछालते हुए खुद भी उठकर खड़ा हो गया। कैप्टन शकील और तनवीर भी उछलकर खड़े हो गए थे। टेरी ने दीवार से टकराकर नीचे गिरते ही बिजली किसी तेजी से उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे इमरान ने उछलकर उसके सीने पर भरपूर कुव्वत से लात मारी और टेरी चीखता हुआ एक बार फिर दीवार से जा टकराया। फिर से पहले कि वो उठता, इमरान यकलख्त झुका और दूसरे लम्हे टेरी के इस हाथ में लटका हुआ उठा और इमरान ने अपने हाथ को हरकत देकर उसके जिस्म को किसी लट्टू की तरह घुमाया और दूसरे लम्हे इमरान का एक बाजू उसकी गर्दन के गिर्द और दूसरा बाजू उसके पेट के गिर्द जम गया। टेरी ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की तो इमरान ने अपने इस बाजू को जो उसने टेरी की गर्दन के गिर्द लपेट रखा था जोर से झटका दिया और टेरी के हलक में भिची भिची सी चीख निकली और उसकी जद्दोजहद खुद ब खुद रुक गई। उसकी तलाश लो बर्ड, इमरान ने कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा और जानबूझकर उसका असल नाम लेने की बजाय बट का नाम इस्तेमाल किया, जो कि वो कैप्टन शकील से मुखातिब था। इसलिए कैप्टन शकील ने जल्दी से आगे बढ़कर टेरी की बड़ी माहिराना अंदाज में तलाशी लेनी शुरू कर दी और चंद लम्हों बाद ही उसने उसकी जेबों से एक रिवॉल्वर और एक मशीन पिस्टल और एक बारीक धार का खंजर बाहर निकाल लिया। उसके साथ ही इमरान ने टेरी को जोर से धक्का देकर आगे की तरफ धकेल दिया। हाँ ईगल, अब तुम्हारा काम शुरू है। मैं देखता हूँ तुम इसे किस तरह बोलने पर मजबूर करते हो। इमरान ने टेरी को आगे की तरफ धकेलते हुए तनवीर से मुखातिब होकर कहा और फिर इससे पहले कि टेरी संभलता, क्योंकि वो बेइख्तियार दोनों हाथों से अपनी गर्दन मसलने पर मजबूर था, तनवीर ने यकलख्त उछलकर इसके सीने पर बड़े भरपूर अंदाज में फ्लाइंग किक लगाई और टेरी पूरी तरह चीखता हुआ उछलकर निशिस्त के बल फर्श पर गिरा। तनवीर कलाबाजी खाकर सीधा हुआ ही था कि उसी लम्हे टेरी यकलख्त उछला और उसने बड़े खूबसूरत अंदाज में तनवीर को डॉश दे दिया। वो बंदूक से निकलने वाली गोली की तरह उछलकर तनवीर के पहलू से निकला। उसके साथ ही उसका हाथ इंतहाई माहिराना अंदाज में तनवीर के सीने पर इस तरह पड़ा कि तनवीर बेइख्तियार चीखता हुआ सर के बल उलटकर नीचे गिरा। टेरी ने पलटकर जंप लगाया और फर्श पर गिराकर उठते हुए तनवीर को उसने दोनों हाथों के बल पर फिजा में उठाकर अपनी तरफ से घुमाकर नीचे फेंकना चाहा, लेकिन अब तनवीर संभल गया था। इसलिए जैसे ही तनवीर का जिस्म फिजा में उठा, तनवीर ने इंतहाई तेजी से उसकी गर्दन में दोनों टांगों की कैंची डाली और उसके साथ ही तनवीर के जिस्म ने झोला खा लगाया और इस बार चीखने की बारी टेरी की थी। तनवीर का जिस्म बिजली की सी तेजी से नीचे आया। तनवीर के दोनों हाथ जैसे ही फर्श पर लगे, तनवीर ने अपने जिस्म को एक झटके से आगे की तरफ खींचा और टेरी कलाबाजी खाकर पुश्त के बल सामने वाली दीवार से पूरी कुव्वत से जा टकराया। यह टकराव इस तरह जोरदार का था कि टेरी का जिस्म दीवार से टकराकर इतनी ही रफ्तार से वापस पलटा और तनवीर ने बिजली की सी तेजी से उछलकर इसकी ठोड़ी पर घुटने की सरब लगाई और टेरी पूरी तरह डकरता हुआ बस फर्श पर गिरा। जैसे ही उसका जिस्म नीचे गिरा, तनवीर ने तेजी से ही जंप लगाया और दूसरे लम्हे टेरी की दोनों टांगें पकड़कर उसने पूरी कुव्वत से उसके सर की तरफ मोड़ दी और अपने
ने दोनों पैर इसके कांधों के आगे रखकर उसकी मुड़ी हुई टांगों पर अपने पूरे जिस्म का बोझ डाल दिया और टेरी के हलक से ऐसी आवाजें निकलने लगी जैसे उसके जिस्म से निकलती हुई रूह किसी खारदार तार के गुच्छों में अटक कर चढ़ती जा रही हो। वेल डन तनवीर, इमरान ने भी इख्तियार होकर कहा, क्योंकि तनवीर ने वाकई ही इंतहाई महारत के साथ साथ मार्शल आर्ट का खूबसूरत मुजाहरा किया था। बोलो वरना अभी सारी उम्र के लिए बेकार कर दूंगा, पूरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दूंगा। तनवीर ने अपने जिस्म को नीचे की तरफ झुकाते हुए कहा। हाँ बताता हूँ, जानता हूँ, टेरी ने बुरी तरह चीखते हुए जवाब दिया। उसका चेहरा उससे बुरी तरह मसक हो गया था क्योंकि यूं लगता था उसके चेहरे का गोश्त खुद ब खुद फट जाएगा। और उसका जवाब सुनते ही तनवीर ने अपना वजन जरा सा हल्का कर दिया। तो पावरलैंड के हेडक्वार्टर के अंदर गए हो, जल्दी बताओ। इमरान ने उसके करीब होकर उसके साथ ही तनवीर ने दोबारा झटका दिया। हाँ गया हूँ, मगर सिर्फ हेनरी के दफ्तर तक ट्रांसमिट फ्यूज के जरिए, वैसे कोई नहीं जा सकता, टेरी ने जवाब दिया। तनवीर डन कर तो ये बेकार है, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर पीछे हटते हुए कहा। और तनवीर ने पूरी कुव्वत के जिस्म को झटका दिया तो पूरा कमरा टेरी की मुसलसल करहानुमा चीखों से गूंज उठा। उसके साथ ही उसकी रीढ़ की हड्डी के सिरे टूटने की आवाजें भी शामिल थी। और तनवीर उछलकर एक तरफ हटा तो टेरी की दोनों टांगें एक धमाके से फर्श पर गिरी और वो बेहिस्सो हरकत हो चुका था। उसकी आंखें बेनूर हो चुकी थी। बेपनाह तकलीफ की वजह से वो खत्म हो गया था। मुझे ये ख्याल ही ना आया था कि उससे पहले तो वहां जाने का रास्ता ही ट्रांसमिट फ्यूज था, बाद में गया ही नहीं। ठीक है आओ अब निकल चलें, इमरान ने कहा और साथ ही वो मेज के इस कोने की तरफ बढ़ा जिसके नीचे लीवर से टेरी ने कमरे को साउंड प्रूफ किया था। इमरान ने हाथ बढ़ाकर लीवर को एडजस्ट किया तो कमरा दोबारा अपनी हालत में आ गया और वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गए। जैकी होटल के कमरे में बैठी सोच रही थी कि अब इमरान उसके साथियों के खिलाफ उसका लाहेअमल क्या होना चाहिए। वह हर सूरत में अपनी सलाहियतें हेनरी पर साबित कर देना चाहती थी। उसका अपना ग्रुप बाचान में था, इसलिए चंद लम्हे सोचने के बाद उसने यही फैसला किया था कि बाचान से अपना मखसूस ग्रुप यहाँ तलब करे। उसके बाद इमरान और उसके साथियों के मुकाबले पर निकले। ये फैसला करते ही उसने साइड में इस पर पड़े टेलीफोन का रिसीवर उठाया। यस ऑपरेटर स्पीकिंग। दूसरी तरफ से होटल एक्सचेंज के ऑपरेटर की आवाज सुनाई थी। पहचान 330014 पर कॉल मिलाओ, जैकी ने तहमगाना लहजे में कहा। यस मैडम, ऑपरेटर ने मौतबाना लहजे में कहा और जैकी ने सर हिलाते हुए रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद टेलीफोन की घंटी बज उठी और जैकी ने दोबारा रिसीवर उठा लिया। यस, जैकी ने कहा। मैडम बाचान बात करें, ऑपरेटर की आवाज सुनाई दी। फिर हल्की सी क्लिक के साथ ही दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। यस, कौन साहब है? बोलने वाले का लहजा खासा रूपदार था, लेकिन जैकी पहचान गई कि बोलने वाला ग्रुप का चीफ इंचार्ज ताइचेन है। ताइचेन, मैं जैकी बोल रही हूँ नाराक सिटी से, जैकी ने तहमगाना लहजे में कहा। ओह यस मैडम, सबसे पहले तो मुबारकबाद कबूल कीजिए कि डायरेक्टर बनने की, दिली मुबारकबाद, ताइचेन ने मोहतबाना लहजे में कहा। थैंक यू, तुम्हारा ग्रुप कैसा जा रहा है? जैकी ने जवाब देते हुए कहा। बिल्कुल ओके मैडम, ताइचेन ने जवाब दिया। अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ नाराक में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का एक ग्रुप आया हुआ है। ये लोग इंतहाई अय्यार, तेज और चलाक हैं और मैंने इस ग्रुप का खात्मा करना है। तुम ऐसा करो कि फौरी तौर पर खासी 10 आदमी लेकर नाराक पहुंच जाओ। मैं होटल शेल्टन कमरा नंबर 8 मंजिल पर मुकीम हूँ, मैडम जैकी के नाम से। तुमने मुझे यहाँ रिपोर्ट करनी है ताकि हम फौरी तौर पर इस ग्रुप के खात्मे का लाया अमल तैयार कर सकें, जैकी ने सख्त और तहमगाना लहजे में कहा। यस मैडम, हुक्म की तामील होगी, हम कल तक पहुंच जाएंगे, ताइचेन ने कहा। नहीं, कल तक इंतजार नहीं किया जा सकता, तुम स्पेशल जहाज हायर करके पहुंचो, ज्यादा से ज्यादा रात तक पहुंच जाओ, समझे? जैकी ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। ओके मैडम, जैसे आपका हुक्म, ताइचेन ने मौतबाना लहजे में कहा और जैकी ने भी ओके कहकर रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर बुरी तरह एतमीनान था। रिसीवर रखकर वो उठी और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। बाथरूम से फारिग होकर वो अभी कमरे में पहुंची ही थी कि दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई और जैकी दस्तक की आवाज सुनकर बेइख्तियार चौंक पड़ी। कौन है? जैकी ने दरवाजे के करीब पहुंचकर पूछा। दरवाजा खोलिए मैडम, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूं, इंटर सर्विसेज पुलिस ऑपरेट से मिलना चाहती है। वहां से मौतबाना सी आवाज सुनाई थी। पुलिस मुझसे मिलना चाहती है? क्या मतलब? जैकी ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। यस मैडम, रूल्स के मुताबिक हर गैर मुल्की से पुलिस पूछगछ करती है, सिर्फ रस्मी कार्रवाई है मैडम, मैनेजर ने जवाब दिया। और जैकी के चेहरे पर एतमीनान के आसार उभर आए। उसने बढ़कर दरवाजे की चटखनी खोली और फिर जंजीर हटाकर दरवाजा खोल दिया। दो लंबे वो चौंक पड़ी। सामने एक औरत और एक मर्द खड़े थे। मर्द ने सूट पहन रखा था। मैं असिस्टेंट मैनेजर माइकल हूँ मैडम, ये इंटर सर्विसेज पुलिस की मिस मार्गरेट हैं, असिस्टेंट ब्यूरो, मर्द ने बड़े मुहस्सब अंदाज में कहा और साथ मौजूद औरत का तारुफ कराते हुए। ठीक है आओ, जैकी ने मुतमईन होकर पीछे हटते हुए कहा और वो दोनों अंदर आ गए। मार्गरेट ने एक लम्हे के लिए कमरे का बगौर जायजा लिया और फिर वो जैकी से
मुखातिब हुई। आपका नाम मैडम जैकी है और आप बाचान से तशरीफ लाई हैं। औरत के लहजे में हल्की सी करख्तगी थी। आप दुरुस्त कह रही हैं, तशरीफ रखिए, जैकी ने सर हिलाते हुए कहा। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। थैंक यू, आपके पास कोई असला तो नहीं है? मार्गरेट ने पूछा। असला? क्या मतलब? मैं समझी नहीं, जैकी ने चौंकते हुए पूछा। मैडम, अगर आपके पास हिफाजत के लिए कोई असला है तो बिला तकल्लुफ बता दीजिए। आपने चूंकि होटल के रजिस्टर में असले का इंदराज नहीं कराया, इसलिए मिस मार्गरेट पूछ रही हैं। अगर है तो हम इसका इंदराज कर लेंगे, असिस्टेंट मैनेजर माइकल ने फौरन ही कहा। ओ यस, मेरे पास एक पिस्टल है ज़ाती हिफाजत के लिए, जैकी ने जवाब दिया। ठीक है, दिखाइए ताकि मैं इसकी तफसीलात नोट करूं, माइकल ने बड़े नॉर्मल से लहजे में कहा। और जैकी ने मुड़कर हैंगर अलमारी खोली और उसमें लटके हुए कोट की जेब से पिस्टल निकालकर माइकल की तरफ बढ़ा दिया। अब आप बताइए कि आपका पावरलैंड से क्या ताल्लुक है, मिस मार्गरेट ने कहा। और जैकी ये फिक्रा सुनते ही बुरी तरह उछल पड़ी। क्या मतलब? पावरलैंड? मैं समझी नहीं, जैकी ने जल्दी से अपने आप को संभालते हुए कहा। तुम पावरलैंड का मतलब अच्छी तरह समझती हो मिस जैकी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। पावरलैंड के चीफ हेनरी के हमारे चीफ से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और चीफ बॉस ने मुझे खास तौर पर हिदायत दी थी कि आपका ख्याल रखा जाए। मिस मार्गरेट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन चीफ बॉस तो मेरे मुतल्लिक कैसे मालूम हुआ? जैकी ने होंठ काटते हुए कहा। अब उसके चेहरे पर पहली बार शकूक की परछाइयां उभरी थी। Like, comment, share, press the bell icon.